अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसका नाम है इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस विद मैटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टॉपिक ही है और ये मैं रीड आउट करवा रहा हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा बेसिक सा टॉपिक है। तो इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर में हम पहले डिस्कस कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसमें बता रहा है कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं वेल डिफाइंड डिस्टेंस इन द मीडियम बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि डिस्टेंस कवर करते हैं कुछ, फिर वो रेस्ट में आ जाते हैं। और डिस्टेंस जो कवर होती है इसे कहते हैं रेंज ऑफ पार्टिकल। और रेंज ऑफ द पार्टिकल जो है डिपेंड करती है चार्ज पे, उसके मैस पे और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल पे। इसके अलावा डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड करती है एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द एटम पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज पर जो पार्टिकल है उसका चार्ज ज़्यादा है तो उसकी रेंज कम होगी, क्योंकि वो आयोनाइजेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा थ्रू द मीडियम और अपनी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेगा और जल्दी उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह मैथ पे भी डिपेंड करती है, मैथ्स के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आप रेंज को लेके चल सकते हैं, एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी ऑफ द मीडियम के आप कह सकते हो रेंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डेंसिटी बढ़े तो एनर्जी वो उसकी रेंज कम हो जाएगी। और आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर ज़्यादा हो मीडियम के एटम्स का तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगी चार्ज पार्टिकल की, तो उसकी रेंज डिक्रीज करेगी। फिर बता रहे हैं एज अल्फा पार्टिकल पास थ्रू सॉलिड लिक्विड और गैस लॉस एनर्जी ड्यू टू एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एटम, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई अल्फा पार्टिकल गुजरता है मीडियम में तो उसकी एनर्जी लॉस होने की वजह हाथ दो हैं, एक आयोनाइजेशन दूसरी एक्साइटेशन। आयोनाइजेशन जो है ना दो तरीके से हो सकती है, या तो डायरेक्ट क्लूजन के जरिए हो सकती है या थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी हो सकती है, यानी कि अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से टकरा के भी इसे बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के करीब से गुजरे और अल्फा पार्टिकल भी आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके भी उसे बाहर निकाल सकता है और आयोनाइज कर सकता है। फिर तीसरी बात ये बता रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो 7000 टाइम मैसिव होते हैं इलेक्ट्रॉन से, सो इट सफ़र एनी दे डू डज नॉट सफ़र एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम इट स्ट्रेट पाथ, यानी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ वो फॉलो करते हैं। प्रोवाइड दैट डज नॉट अप्रोच क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो वहाँ पे थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन होती है, अदरवाइज उनका पाथ स्ट्रेट होता है। कह रहे अल्फा पार्टिकल कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग इंटेंस आयोनाइजेशन लॉन्ग इट स्ट्रेट पाथ टिल इट लॉस ऑल इट्स एनर्जी एंड बिफोर कम टू रेस्ट, फिर वो दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है इनटू हीलियम एटम, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है तो दो इलेक्ट्रॉन लेगा तो हीलियम एटम बन जाएगा। और बहुत ज़्यादा आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल की होती है, क्योंकि इस पर चार्ज दो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है तो ज़्यादा आयोनाइजेशन इसलिए भी प्रोड्यूस करता है, इसका मैस भी ज़्यादा होता है। फिर बता रहे हैं अल्फा पार्टिकल रेडिएट एनर्जी एज एक्सरेज व्हेन दे स्लो डाउन। हमने ब्रैमस्टर्लिंग पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन जब स्लो डाउन होते हैं तो एक्सरेज इमिट करते हैं, इसी तरह अल्फा पार्टिकल भी जब स्लो डाउन होते हैं तो एक्सरेज इमिट करते हैं। कह रहे अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस एंड ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग सम सब्सटेंस लाइक जिंक सल्फाइड सोडियम आयोडाइड। फ्लोरेसेंस से क्या मुराद है कि अल्फा पार्टिकल जब जाके टकराते हैं इन मटेरियल्स के साथ तो इनके एटम्स को एक्साइट कर देता है वो, और जब एक्साइट हो गए डी एक्साइट होते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं, इस अमल का नाम होता है फ्लोरेसेंस। फिर इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल विद मैटर में बता रहा है कि वैन बीटा पार्टिकल एंटर इट मीडियम इट लॉस एनर्जी बाय प्रोड्यूसिंग आयोनाइजेशन, लेकिन इसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी 100 गुना लेस होती है अल्फा पार्टिकल से, लिहाजा इसकी रेंज फिर 100 गुना ज़्यादा होगी। आपको पता होना चाहिए वो पार्टिकल जिसकी आयोनाइजिंग एबिलिटी कम होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है, क्योंकि आयोनाइजिंग एबिलिटी अगर कम है मतलब ये पार्टिकल कम एनर्जी अपनी यूटिलाइज करेगा वाइल पासिंग थ्रू द मीडियम। जब वो अपनी कम एनर्जी इस्तेमाल करेगा तो वो पेनिट्रेट ज़्यादा करेगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा दूर तक चलेगी। ठीक है, और बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर इसलिए कम है क्योंकि उसका चार्ज कम है, उसका मैस भी कम है अल्फा पार्टिकल से। फिर बता रहे बीटा पार्टिकल आर मोर इजीली डिफ्लेक्ट, क्योंकि उनका मैस कम है देन हैविंग अल्फा पार्टिकल, यानी उनका पाथ स्ट्रेट नहीं होता, वो इरेटिक होता है। और रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल हमने मेजर करनी हो तो हम इफेक्टिव पाथ को देखते हैं, ठीक है, नॉट बाय द लेंथ ऑफ इरेटिक पाथ, यानी फर्ज के अल्फा बीटा पार्टिकल यूँ जा रहा है रैंडमली तो हमने इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाना है एक स्ट्रेट लाइन के जरिए, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को हम कहेंगे रेंज। हमने स्ट्रेट पाथ देखना है, उसे कहते हैं इफेक्टिव लेंथ। कह रहा है बीटा पार्टिकल रेडिएट एक्सरेज व्हेन दे आर स्लो डाउन, अल्फा पार्टिकल की तरह बीटा पार्टिकल भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फिर इंटरेक्शन ऑफ गैमा रेज में बता रहा है कि गैमा रेज आर चार्ज लेस, इन पर कोई चार्ज नहीं होता तो वो आयोनाइजेशन इसलिए बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, अगर करते भी हैं तो वो क्लूजन के जरिए ही करते हैं। ठीक है, और गैमा पार्टिकल 3 तरह के फिनोमिनास को शो करते हैं। पहला होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एट लो एनर्जी लेस दैन 0.5 MeV पे ये होता है, और ये कॉम्पटन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं जब इनकी एनर्जी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है, और अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो ये पेयर प्रोडक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 19 में पढ़ा था। फिर बता रहे हैं इन एयर गैमा रेज इंटेंसिटी जो है ना फॉल करती है इन्वर्सली विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स,
जिस तरह कि अगर आप कहें उसके सकते हो कि सोर्स से 2 गुना हम फासला बढ़ाते हैं तो गैमा रेज की इंटेंसिटी 1/4 हो जाती है। जबकि सॉलिड में इनकी इंटेंसिटी डिक्रीज़ करती है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करती है। ठीक है, और यहाँ भी इसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी के लिए सॉलिड्स में कि फ़र्ज़ किया ओरिजिनल इंटेंसिटी आई नोट थी। ठीक है, और उसने डेप्थ कवर की या गैमा रेज ने एक्स, और एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद थ्रू सॉलिड उसकी इंटेंसिटी रहेगी आई। तो हम किस तरह फाइंड करते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर म्यू एक्स। म्यू यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ऑफ मीडियम। ये डिपेंड करता है किस पे, एनर्जी ऑफ द फोटोन्स पे और प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है। जिस मीडियम का अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा डिक्रीज़ करती है, जिसका अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कम होता है उसमें इंटेंसिटी कम डिक्रीज़ करती है। और आपको पता होना चाहिए अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का यूनिट पर मीटर होता है। फिर बता रहा है गैमा रेज प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस ऑन स्ट्राइकिंग जिंक सल्फाइड वगैरह, जिस तरह हमने पहले पढ़ा है। गैमा रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग ड्यू टू देयर स्मॉल इंटरेक्शन विद मैटर। ठीक है, क्लियर। फिर आपने पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा गैमा रेज की होती है, आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स की होती है। ठीक है, क्योंकि उनका चार्ज बहुत ज़्यादा है, मैस भी ज़्यादा है। तो शॉर्ट में सिलेक्टिव पूछते हैं ये। फिर आपको बता रहे हैं इंट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन विद मैटर में बता रहे हैं न्यूट्रॉन भी न्यूट्रल होते हैं, उनकी भी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी इनकी रेंज ज़्यादा है। और न्यूट्रॉन्स आर स्टेप्ड और स्लो डाउन व्हेन दे कोलाइड विद न्यूक्लियस और सम अदर पार्टिकल दैट हैज़ मास कंपेरेबल टू दैट ऑफ न्यूट्रॉन। मटीरियल सच एज वाटर, प्लास्टिक, जिनका लो मैस होता है न्यूक्लियर पर यूनिट वॉल्यूम आर यूज टू स्टॉप न्यूट्रॉन। आपने इलास्टिक फ्लूएड चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, अगर 2 बॉडीज़ तकरीबन एक जैसे मैस की आपस में टकराएं तो टकराने वाली बॉडी रेस्ट में आ जाती है और दूसरी आगे चले जाती है, जिस तरह बिलियर्ड बॉल में होता है। तो न्यूट्रॉन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉन का उसके मैस के मुताबिक इक्वल तकरीबन पार्टिकल के साथ फ्लूएड करवाते हैं। तो उसने बताया हाइड्रोजन, प्लास्टिक वगैरह के न्यूक्लियस का मैस तकरीबन न्यूट्रॉन के मैस से कंपेरेबल होता है, तो हम उससे उसी फ्लूएड करवा के उसे स्लो डाउन करते हैं। न्यूट्रॉन प्रोड्यूस अ लिटिल इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन, यानी इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं व्हेन दे इंटरेक्ट विद मटेरियल कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड नॉक आउट प्रोटॉन्स। कह रहा दीज इजेक्टेड प्रोटॉन कॉज आयोनाइजेशन इन द मीडियम थ्रू दे विच दे पास। कि इनडायरेक्ट आयोनाइजेशन से मुराद यही है कि वो न्यूट्रॉन से होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ज़रिए नहीं करवा सकते आयोनाइजेशन, तो क्लूजन के ज़रिए ही करवाते हैं। और ये बता रहा है कि अगर इन्हें हम हाइड्रोजन एटम पे फॉल करवाते हैं तो पता ना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन का मैस तकरीबन न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ये न्यूट्रॉन जब जाके हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से टकराता है तो उसके प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है और खुद वो रुक जाता है। तो हाइड्रोजन से न्यूट्रॉन के टकरा के प्रोटॉन का निकलना इस बात का सबूत है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मैस कंपेरेबल है। अगर आप बुक पे देखो तो अगले पेज पे उसने एक डायग्राम बनाई है, इसमें पैराफिन लिखा हुआ है उसने। तो पैराफिन भी बेसिकली हाइड्रोजन ही होती है। तो उसके आप देखें न्यूट्रॉन जाके टकरा रहे हैं, बाहर प्रोटॉन निकल रहे हैं, तो इस तरह हमने इसे स्लो डाउन किया है। न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल कैन इजीली एंटर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन सच एज फिशन। और इसलिए हम न्यूट्रॉन को यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस फिशन रिएक्शन, क्योंकि वो न्यूट्रल हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। कि सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, 2-3 पॉइंट्स आप बता देना जब पूछें। बाकी टेबल आप MCQs में कर लेना कि नेचर अल्फा पार्टिकल ये हीलियम न्यूक्लियस है जिसपे चार्ज 2e के बराबर है। बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन भी हो सकते हैं, यानी इन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, गैमा रेज जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसका सोर्स है रेडॉन, इसका स्ट्रोनिशियम, इसका कोबाल्ट। इसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, इसकी कम, इसकी सबसे कम। इसकी रेंज सेवरल सेंटीमीटर है एयर में, इसकी सेवरल मीटर। इसकी इन्वर्स स्क्वायर लाई फॉलो करती है। ये कागज़ में ही अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ये एलुमिनियम शीट में अब्जॉर्ब होती हैं और ये लेड शीट में 1 से 10 सेंटीमीटर तक अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, इमिट एनर्जी भी सेम एनर्जी, वेरिएबल एनर्जी, इनकी भी एनर्जी वेरिएबल होती है। अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहती है। इसकी स्पीड 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड है, इसकी 10 की पावर 6 इसकी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।